हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम विद गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सोलर सिस्टम और उसके प्लैनेट्स। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इन सभी जानकारियों को पाने के लिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें। ओके, आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम एंड इट्स प्लैनेट्स। देखिए, सोलर सिस्टम द प्लैनेट्स, आज हम ये पढ़ेंगे। देखिए, सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम को बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं। देखिए, जैसे हमारे घर होते हैं, जैसे हमारा घर होता है, सभी घरों में एक मेंबर होता है जो सभी जिम्मेदारियां अपने ऊपर उठाता है, जिसके इर्द गिर्द सभी मेंबर होते हैं। वे सभी मेंबर्स जो होते हैं उस रेस्पॉन्सिबल पर्सन के अट्रैक्शन फील्ड में होते हैं, क्योंकि वो जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो सभी की, चाहे लड़की की शादी हो, चाहे बेटे का पढ़ाई का खर्च हो, कुछ भी हो, सभी की खर्च और सभी का पैसे का फाइनेंशियल रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से वो सब कुछ वहन करता है। ठीक है, इसी तरह हमारा सोलर सिस्टम वर्क करता है। देखिए कैसे। हमारे सोलर सिस्टम में सन है। सन क्या है? वो रेस्पॉन्सिबल मेंबर है। सोलर सिस्टम क्या है? वो एक हाउस है जिसके अंदर एक रेस्पॉन्सिबल मेंबर सन है और सभी एट प्लैनेट्स है, जो कि क्या है? उस हाउस के मेंबर है, जो कि किसके ग्रेविटेशनल फील्ड में है? सन के। ठीक है, वे सभी सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में। देखिए, ये हमारा सन है, ये हमारा सन है। ठीक है, और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे मरकरी हो गया, वीनस हो गया, ठीक है, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, ठीक है, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, ये सभी के सभी मेंबर्स ये सभी सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में आते हैं। पहली बात तो ये हो गई, सन की जिम्मेदारी होगी सभी को होल्ड करके रखे हुए। दूसरा, सन इन्हें एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से, इसकी सोलर एनर्जी की वजह से इन पे ब्राइटनेस, इन पे रोशनी आती है। और अर्थ को तो सारी की सारी एनर्जी, जितना भी जल जीवन है, जितना भी हमारा बायोटा है, सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी पर डिपेंड करता है। बायोटा मतलब जितना भी हमारा वनस्पति है, वे सभी के सभी सोलर एनर्जी पर डिपेंड करते हैं। पूरी लाइफ एक तरह से सन की एनर्जी पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसलिए सन इस परिवार का सबसे मुख्य प्लैनेट है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं सोलर सिस्टम की। देखिए, सोलर सिस्टम में सन और प्लैनेट्स ये सभी तो आपको मिलेंगे। इसमें कुछ आपको कॉमेट्स मिलेंगे, कुछ आपको एस्टेरॉइड्स मिलेंगे, कुछ आपको मिलेंगे इसमें मेट्रॉइड्स, कुछ मेटियोर्स, इस तरह बहुत सारे डेब्रिस मिलेंगे छोटे छोटे। कुछ आइसी रॉक्स के बने होंगे, कुछ गैसियस के बने होंगे, कुछ गैसियस डेब्रिस होगा, कुछ आइसी रॉक डेब्रिस होगा, कुछ मेटेलिक डेब्रिस होगा। डेब्रिस वो होता है जब हमारे यूनिवर्स की फॉर्मेशन हो रही थी उस टाइम पे, जब प्लैनेट्स बनने के बाद या स्टार्स बनने के बाद जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं, बिखरे हुए रह जाते हैं, उन्हें डेब्रिस बोलते हैं। इन सब का जो मिक्सचर है वो प्लाज्मा का रूप ले लेता है। कभी कभी प्लाज्मा का रूप वो ले लेता है, ठीक है ना। लेकिन वो प्लाज्मा का रूप जो ले लेता है वो भी इन प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फील्ड में रहता है, लेकिन सोलर सिस्टम में उन प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फील्ड में रहने के बावजूद भी वे सब डेब्रिस सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। देखिए कैसे। देखिए, मैं अभी आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, ये हमारा सन है, ठीक है, और ये इसमें प्लैनेट्स है। जैसे यहां पे हो गया मरकरी, वीनस हो गया, ठीक है, और हमारे यहां पे अर्थ हो गई, ये अर्थ हो गई, और ये मार्स हो गया। अभी मैं आपको बताता हूं देख कैसे। ये यहां पे जुपिटर हो गया, जुपिटर। अब मार्स और जुपिटर
मार्स और जुपिटर, इन दोनों के बीच में एस्टेरॉइड्स की एक बेल्ट है, एस्टेरॉइड्स की बेल्ट है, एस्टेरॉइड्स की एक बेल्ट है, ठीक है, जो ये भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, ये भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। जैसे जैसे सभी प्लैनेट्स इलिप्टिकल पाथ पे इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर, इसी तरह ये भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, ठीक है, ये भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। इसमें आपको मैंने पहले बताया था, अपने पहले लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे, ठीक है, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई थी एक प्राग में, प्राग जो चेक रिपब्लिक कंट्री की कैपिटल भी है, वहां पे एक बैठक हुई थी। तो उस बैठक में यह डिसाइड किया गया था कि प्लूटो को अब प्लेनेट का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उसका प्लेनेट का दर्जा खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है, और वहां से वो प्लेनेट ड्वार्फ प्लेनेट बन गया था। इस तरह से हमारे 5 रिकॉग्नाइज्ड ड्वार्फ प्लेनेट हो गए, और वैसे जनरल वे में 9 ड्वार्फ प्लेनेट हमारे आ जाते हैं, ठीक है। फिर अब बात आती है कि प्लैनेट्स कौन कौन होंगे, प्लैनेट्स कौन होगा, कौन सी सेलेस्टियल बॉडी प्लैनेट्स होगी, कौन सी सेलेस्टियल बॉडी प्लैनेट्स नहीं होगी, ठीक है। देखिए कौन कौन सी, अब कोई कंडीशन तो होगी ना भाई, कोई कंडीशन तो होनी चाहिए कि कौन किस बॉडी को प्लैनेट कहा जाएगा, किस बॉडी को प्लैनेट नहीं कहा जाएगा। देखिए वो कंडीशन देख लेते हैं हम एक बार। देखिए वो कंडीशन क्या है। सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के प्लैनेट होने की सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो राउंड शेप में होना चाहिए, कि वो राउंड शेप में होना चाहिए। देखिए पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंडीशन टू बी अ प्लैनेट, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, प्लैनेट शुड बी इन राउंड शेप, राउंड शेप में होना चाहिए, राउंड शेप में। अब वो राउंड शेप में कैसे होगा, देखिए हर प्लैनेट का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ठीक है। ये तो है नहीं कि कोई प्लैनेट ऐसा है, ये तो है नहीं ना, ये है कि कोई प्लैनेट ऐसा है ना, ये है कि कोई प्लैनेट ऐसा है, ऐसा भी नहीं है। हर प्लैनेट तो ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा, क्योंकि अगर ये ऐसा हुआ तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे इस तरह हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्वल होना चाहिए, और वो कम से कम 95 to 98% राउंड शेप में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये किस वजह से होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट, वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा सन के चारों ओर, ठीक है ना। फिक्स्ड ऑर्बिट, रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, ठीक है। ये सन के चारों ओर फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन देखिए, हर प्लेनेट का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ठीक है, अपनी ग्रेविटी होती है। अब मेरी कोई ग्रेविटी है और मेरे पास कोई हल्का आदमी है, तो मैं उसे अट्रैक्ट कर लूंगा अपनी तरफ को। तो मेरे आसपास का, मेरे नेबर, जो भी मेरे नेबरहुड में जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए या जैसे भी होंगे, उन सभी को मैं अट्रैक्ट कर लूंगा। तो मेरा जो इलिप्टिकल पाथ, ऑर्बिटल पाथ होगा, उसमें जितने भी इस तरह के पार्टिकल्स, इस तरह के डेब्रिस होंगे, वे नहीं होने चाहिए। उस पाथ में इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड डेब्रिस नहीं होने चाहिए, वे मेरे नजदीक होने चाहिए, ठीक है ना। एम्प्टी नेबरहुड स्पेस, ठीक है ना। ये कंडीशन, तीनों कंडीशन, ये जिस भी सेलेस्टियल बॉडी पे होगी वही प्लैनेट होगा, ठीक है। अब बात आती है कुछ फैक्ट्स की बात आती है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये कुछ फैक्ट्स है जो एग्जाम में आ जाते हैं, कभी कभी एग्जाम में स्टेटमेंट टाइप में आ जाते हैं। तो ये फैक्ट्स है, जैसे हमारे सोलर सिस्टम की एज कितनी है, हमारे सोलर सिस्टम की एज ऑफ सोलर सिस्टम,
ये फैक्ट है। एज ऑफ सोलर सिस्टम कितनी है? 4.6 बिलियन ईयर। इट मींस हमारी सन की एज कितनी है? वो भी 4.6 है, और हमारी अर्थ की एज कितनी है? वो भी 4.6 है। ठीक है, ये आ जाती है। अब बात आती है डायमीटर की। हमारे सोलर सिस्टम का डायमीटर कितना है? जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका डायमीटर कितना है? डायमीटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम कितना है? हमारे सोलर सिस्टम का डायमीटर है 287.46 बिलियन किलोमीटर। 287.46 बिलियन किलोमीटर, ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का डायमीटर है। देखिए मैं बताता हूं कैसे। देखिए, अगर हम सोलर सिस्टम बनाना स्टार्ट करें, डायग्राम बनाए सोलर सिस्टम का, तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। ये हमारा सन है, ये वीनस, ये सॉरी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो ये इसके चारों ओर ऐसे, 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 ये ऐसे रिवॉल्व करेगा, ये ऐसे रिवॉल्व करेगा। ठीक है, ये ऐसे रिवॉल्व करेगा, ये ऐसे रिवॉल्व करेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बियॉन्ड द नेपच्यून, बियॉन्ड द नेपच्यून प्लैनेट देयर इज अ बेल्ट दैट इज नोन एज क्यूपर बेल्ट। ये क्यूपर बेल्ट है, इसके बियॉन्ड यहां पे ये क्यूपर बेल्ट है, ये क्यूपर बेल्ट है, जिसमें मेट्योर्स, मेट्राइट्स ये सभी होते हैं। जितने उल्कापिंड होते हैं, उल्काश्म होते हैं, ये सभी इसके अंदर होते हैं। क्यूपर बेल्ट, ये क्यूपर बेल्ट है। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा सोलर सिस्टम है, और इसका जो डायमीटर है, ये वाला पूरा का पूरा डायमीटर जो सन से होके गुजरता है, ये वाला पूरा डायमीटर यहां तक का, क्योंकि क्यूपर बेल्ट तो यहां भी है, यहां भी है क्यूपर बेल्ट, तो ये पूरा डायमीटर ये कितना है हमारा? 287। ये डायमीटर जो है हमारा, डायमीटर कितना है? 287.46 बिलियन किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा पूरा डायमीटर है। ओके, अब बात करते हैं आगे हम कंपोनेंट्स की, कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। हाँ, कंपोनेंट्स पे आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसके ओरियन आर्म पे, मैंने ये अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। आप प्लीज मेरी लास्ट वीडियो पे जाइए और वहां पे देखिए कि मैंने इसके बारे में क्या क्या बताया था, मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में, जिसमें मैंने गैलेक्सीज के बारे में बताया था। वहां पे मैंने बताया था कि हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी है, उसके ओरियन आर्म पे है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि मैंने आपको सोलर सिस्टम की डेफिनेशन में बताया था। अब हम उन्हें देखेंगे क्या क्या उसके कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है ना। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम, बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, मैंने इस लेक्चर के नोट्स अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में के लिंक में डाले हुए हैं, वहां से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। वैसे मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी नोट्स की कभी कभी जरूरत पड़ती है, तो वहां से आप उन्हें डाउनलोड कर लेना। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स क्या क्या होता है? देखिए, कंपोनेंट्स में एक तो सन हो गया, खुद सन अपने आप में एक पार्ट हो गया। प्लैनेट्स हो गए, सभी के सभी प्लैनेट्स, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट हो गए, जैसे मैंने आपको बताया था प्लूटो हो गया, सीरिस हो गया, ये सभी ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं। ठीक है, फिर सैटेलाइट्स हो गई, सभी प्लैनेट्स की अपनी अपनी सैटेलाइट्स है, वे सैटेलाइट्स हो गए, उनके मून्स मतलब। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था कि क्या क्या होते हैं उसके अंदर, डेब्रिस किस किस के, मेट्योर के, मेट्राइट्स के, एस्टेरॉइड्स के, इन सब के डेब्रिस होते हैं। जैसे एस्टेरॉइड हो गया, कोमेट्स हो गया, मेट्राइड हो गया, मेट्रॉइड्स हो गया,
तो ये सभी के डेब्रिस होते हैं, इन्हें बोलते हैं इंटरस्टेलर डेब्रिस। देखिए कौन कौन से। नंबर 1 हम सन एंड द प्लैनेट्स, ठीक है, ये पार्ट हो गया। सेकंड हमारा क्या होगा, हमारे इसमें कॉमेट्स, मेटियोर्स, मेट्राइट्स, ये इस तरह, इसमें एस्टेरॉयड भी लिख दो, एस्टेरॉयड्स, ठीक है, ये इसके अंदर होते हैं, ठीक है, सन के अंदर। फिर सैटेलाइट्स का मतलब होता है मून ऑफ द प्लैनेट्स, मून ऑफ द प्लैनेट्स, ये होते हैं, कोमेट्स होते हैं, सन होते हैं, ये जितने भी सैटेलाइट्स, मून, ये सब इसके कंपोनेंट्स होते हैं। फिर हमारा क्या होता है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, जितने भी हमारे ड्वार्फ प्लैनेट है, जैसे कि हमारा प्लूटो था जो कि अब नहीं रहा प्लैनेट, अब ड्वार्फ प्लैनेट में चेंज हो गया, ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं, ठीक है ना, ड्वार्फ प्लैनेट, एग्जाम्पल प्लूटो, सिरिस, ये हमारे और भी है। अब हमारे 5 ड्वार्फ प्लैनेट रिकॉग्नाइज्ड है IAU की तरफ से, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की तरफ से 5 रिकॉग्नाइज्ड ड्वार्फ प्लैनेट है, लेकिन वैसे 9 प्लैनेट है हमारे, हमारे पास 9 ड्वार्फ प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं आगे, अब हम बढ़ते हैं आगे, ये हमारा कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेलेस्टियल बॉडीज। देखिए सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं, खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड या हेवनली बॉडीज, मतलब कि आदि पिंड, स्वर्गीय पिंड। देखिए सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज, ओके। देखिए सेलेस्टियल बॉडीज, हेवनली बॉडीज, ये 2 तरह की होती है। एक वे होती है जिनके पास अपनी एनर्जी होती है, दूसरी वे होती है जिनके पास अपनी खुद की कोई एनर्जी नहीं होती, वो दूसरी सेलेस्टियल बॉडी की एनर्जी से वर्क करती है। देखिए हेवनली बॉडीज, जैसे सन हो गया, मून हो गया, प्लैनेट्स हो गया, स्टार्स, ये सभी क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज है, सभी के सभी सेलेस्टियल बॉडीज है, सभी के सभी ये सेलेस्टियल बॉडीज है। सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज है, सभी के सभी ये सेलेस्टियल बॉडीज है, ठीक है। लेकिन कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़ी होती है, जो गैसेस और हीट की बनी रहती है, जो गैसेस और हीट की बनी होती है, उनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, खुद की हीट होती है, जो वे एमिट करती है लार्ज अमाउंट में, ठीक है ना, जो लार्ज अमाउंट में एमिट करती है। तो वे सेलेस्टियल बॉडी कौन सी होती है, वे होते हैं स्टार्स, जिनके पास खुद की एनर्जी होती है, खुद की हीट होती है। और आपको पता है, और हमें पता है कि सन भी एक स्टार है। देखिए सेलेस्टियल बॉडी, हैविंग ऑन हीट एंड एनर्जी, ठीक है ना, जिनके पास एनर्जी और हीट होती है, इन्हें ल्यूमिनस बॉडी भी कहा जाता है, ल्यूमिनस बॉडी, ठीक है ना, ल्यूमिनस बॉडी भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये मेड अप ऑफ गैसेस के बने होते हैं। इनके कोर में हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है, जिससे हीलियम बनता है। और ये रिएक्शन कौन सी होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। इनसे लाइट होती है, चमकते हैं, ब्राइट होते हैं ये, ठीक है। ये सेलेस्टियल बॉडी जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। दूसरी सेलेस्टियल बॉडी कौन सी होती है, दूसरी सेलेस्टियल बॉडी होती है सेलेस्टियल बॉडी जिनके पास अपनी लाइट्स नहीं होती और जो इनकी एनर्जी से चमकती है। सेलेस्टियल बॉडी सॉरी बॉडी
reflect the light of other celestial body, ठीक है, celestial body मीन्स ये इनकी लाइट जो ये है ना, ये हमारी सेलेस्टियल बॉडी, ये वाली इसमें कौन कौन सी, सन, स्टार, ठीक है ना, जो इनकी लाइट से चमकती है और ये रिफ्लेक्ट करती है, इनकी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, तो ये कौन सी होती है, नॉन ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडी। ये नॉन ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडी होती है, ये खुद की लाइट से नहीं, इनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती, ये दूसरे सेलेस्टियल बॉडी की लाइट से चमकती है, ठीक है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टार। स्टार क्या है, देखिए, क्योंकि हमें पता है सेलेस्टियल बॉडी में स्टार है, क्योंकि स्टार भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जिसके पास खुद की अपनी एनर्जी है, ठीक है, जिसके पास खुद की अपनी एक एनर्जी है। ठीक है, अब देखते हैं स्टार क्या है। स्टार एक जायंट बॉल है, गैसेस की जायंट बॉल, बहुत बड़ी बॉल है जो गैसेस की बनी होती है, क्योंकि उसके कोर में हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है जिससे हीलियम जनरेट होता है, जिसकी वजह से ब्राइटनेस होती है, जिस हीलियम की वजह से ब्राइटनेस होती है, ठीक है। ये हीलियम उसके कोर में, हाइड्रोजन उसके कोर में कन्वर्ट करता है हीलियम को। इसके पास अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। और मैंने आपको बताया था जब यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा था तो स्टार्स बिल्डिंग मटेरियल होते हैं गैलेक्सी का। स्टार्स का निर्माण उसी टाइम पे हुआ था। कुछ पुराने स्टार्स होते हैं, कुछ नए स्टार्स होते हैं। जैसे नए स्टार में हम बात करें तो हमारा सन नया स्टार है, ठीक है। तो इस तरह स्टार्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। स्टार्स जो है, स्टार्स फंडामेंटल ब्लॉक, जिस तरह किसी घर को बनाते हैं, घर में फंडामेंटल यूनिट क्या होती है घर बनाने की, क्या होती है, ब्रिक, ईंट। एक ईंट जो ब्रिक होती है फंडामेंटल यूनिट होती है। इसी तरह गैलेक्सी का निर्माण जब होता है या यूनिवर्स का निर्माण होता है, क्योंकि यूनिवर्स के निर्माण के लिए गैलेक्सी चाहिए, गैलेक्सी के निर्माण के लिए स्टार चाहिए। तो स्टार क्या है, स्टार भी एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। स्टार एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है गैलेक्सी का, ठीक है। स्टार में जैसे सन की बात करें, सन सभी स्टार्स को देखा जाए तो सन एक मीडियम साइज स्टार है, मीडियम साइज, लेकिन जिसकी वजह से हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, जिसकी वजह से, ठीक है। फिर सबसे नजदीक का स्टार कौन सा हो सकता है अर्थ के, देखिए स्टार्स, पहले मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। स्टार क्या है, स्टार जायंट बॉल ऑफ गैसेस, जायंट बॉल ऑफ गैसेस, ठीक है। स्टार जायंट बॉल ऑफ गैसेस, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन कन्वर्ट होती है हीलियम में। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इन द कोर, जिसकी वजह से ये ल्यूमिनस होते हैं, जिसकी वजह से ये ल्यूमिनेटिंग बॉडी होती है ये एक, ठीक है। स्टार वो है। अब नेक्स्ट, स्टार क्या है, स्टार्स का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। स्टार्स बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ गैलेक्सीज हैविंग ग्रेविटेशनल फील्ड, उनका अपना गुरुत्वाकर्षण होता है, जिसकी वजह से अपने चारों ओर के जितना भी डेब्रिस होता है उसको वे अट्रैक्ट कर लेते हैं, हैविंग ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। उनका अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, क्योंकि हम सोलर सिस्टम की कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम में जो सन है वो हमारा स्टार है और अर्थ के सबसे नजदीक का स्टार सन है, ठीक है। इसके बाद, सन के बाद भी तो कोई स्टार होगा ना। सन के बाद जो सबसे नजदीक का स्टार है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। देखिए नियरेस्ट स्टार
आफ्टर सन, नियरेस्ट स्टार आफ्टर सन कौन सा है? सन के बाद प्रोक्सिमा, देखिए प्रोक्सिमा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, सेंचुरी, ये जो कितनी दूरी पे है? 4.6 लाइट ईयर्स की दूरी पे, 4.6 लाइट ईयर्स की दूरी पे है, ठीक है, जो कि 4.6 लाइट ईयर्स की दूरी पे है, ठीक है। और लाइट ईयर के बारे में मैंने बताया था, ये अर्थ से 4.6 लाइट ईयर की दूरी पे है, और लाइट ईयर के बारे में बताया था लाइट ईयर क्या होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम सन की। अब हम बात करेंगे सन। सन क्या होता है? जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं उसका मेरे पढ़ाते वक्त स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और दूसरा मैंने इसके नोट्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए, वहां से उन्हें डाउनलोड कर लेना। अब बात करते हैं सन की। सन क्या है? सन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट है, सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट है। ये इतना बड़ा है, सन इतना बड़ा है कि इसका जो डायमीटर है हमारी अर्थ से 109 टाइम्स ज्यादा है, 109 गुना ज्यादा है इसका डायमीटर। इसका व्यास हमारी अर्थ से 109 गुना ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि हमारी कितनी अर्थ सन के अंदर फिट हो सकती है? 1.3 मिलियन अर्थ। देखिए ताज्जुब की बात है, सन के अंदर 1.3 मिलियन अर्थ फिट की जा सकती है, इतना बड़ा इसका डायमीटर है। 109 गुना डायमीटर ज्यादा है इसका हमारी अर्थ से। इसका डायमीटर कितना है? हमारी अर्थ की रेडियस कितनी है? 6371, 6371 किलोमीटर हमारी अर्थ की रेडियस है। और इसका डायमीटर कितना हो गया? इसका डायमीटर, सन का डायमीटर है 1.397 मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। और हमारी अर्थ की रेडियस ही 6371 है, मतलब 12,000 समथिंग इसका किलोमीटर, इसका डायमीटर होगा, ठीक है। अब सन में कोई भाई सॉलिड तो है नहीं है, ये गैसेस बॉडी है, एक गैसेस बॉडी है जो गैसेस की बनी है, हाइड्रोजन, हीलियम इनकी बनी हुई है। तो इसमें किसकी इसका कंपोजिशन क्या है? इसमें देखिए सन में बेसिकली हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन जिसकी क्वांटिटी कितनी होती है? 71%। फिर आती है हीलियम, हीलियम की क्वांटिटी कितनी होती है? 26.5%। फिर और अदर गैसेस होती है जो 2.5% के प्रोपोर्शन में आती है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा सोलर सिस्टम का जो मास है, हमारे सोलर सिस्टम का जो मास है उसका 99.8%। देखिए अगर हम 100% सोलर सिस्टम का मास है तो उसका 99.8% मास सिर्फ और सिर्फ सन में एग्जिस्ट करता है, और बाकी 0.2% इसमें प्लैनेट्स हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए, एक्सोप्लैनेट्स हो गए, मेटियोर, मेट्राइट्स, ये सभी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब सन एनर्जी कहां से देता है? जैसे मैंने बताया सन भी एक स्टार है, स्टार में मैंने बताया था कि उसकी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। क्यों, कैसे होती है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होता है जिससे हीलियम बनता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से उससे एनर्जी जनरेट होती है, वास्ट एनर्जी जनरेट होती है, जिससे हमें हमारी अर्थ को खुद एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब सन क्या है? सन भी अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, सन भी अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। भाई सन, कोई भी बॉडी है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं, सन एक्सिस पर रोटेट करता है तो कितने टाइम में करता है? 27 डेज में। मैं आपको सब बताऊंगा, बोर्ड पे बताऊंगा। सन अपने एक्सिस पर रोटेट करता है तो 27 डेज में, ठीक है। अब बात आती है सन भी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर रिवॉल्व करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? या तो उसे हम दो नाम से जानते हैं, गैलेक्टिक ईयर या कॉस्मिक ईयर, इन दो नाम से जाने जाते हैं। वो कितने टाइम में करता है? 250 मिलियन ईयर में, ठीक है। अब देखिए यहां पे सीक्वेंस वाइज देखिए, सन 100 डायमीटर ऑफ सन कितना है? डायमीटर ऑफ सन कितना है? 1.3927 मिलियन किलोमीटर इसका डायमीटर है, ठीक है। और यहीं पे हम अर्थ के डायमीटर की बात करें, डायमीटर ऑफ अर्थ की बात करें तो कितना है हमारा डायमीटर ऑफ अर्थ? इंटू 2,
ये अर्थ का डायमीटर है, किलोमीटर। ठीक है, अब कितनी, ये किसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर से कितने ज्यादा गुना है इसका? 109 टाइम्स मोर डायमीटर देन द अर्थ, ठीक है, 109 गुना ज्यादा है, 109 गुना। इसका मतलब इट मींस कितनी 1.3 मिलियन अर्थ 1.3 मिलियन अर्थ कैन बी फिटेड इनसाइड द सन, 1.3 मिलियन। और हमारे अब मोस्ट इंपोर्टेंट 99.8% mass of solar system exist in the sun, 99.8%। देखिए कितना ज्यादा मास, सब का सब उसी के अंदर। और रिमेनिंग 0.2% सभी प्लैनेट्स में, एस्टेरॉइड्स में, मेटियोर्स में, मेट्राइट्स में, इन सभी में वो इंक्लूड होता है। अब क्योंकि हमें पता है कि बेसिकली किसका बना हुआ है, गैस का बना हुआ है, हाइड्रोजन का, हीलियम का। अब इनका कंपोजिशन देख लेते हैं एक बार। हाइड्रोजन कितने परसेंट है, इसमें 72% हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, 72% हाइड्रोजन है। अब बात करते हैं इसमें हीलियम 26% है। ठीक है, और 2% में अदर गैसेज है। अदर गैसेज भी है, कुछ पार्टिकल्स है छोटे छोटे, अदर गैसेज या इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इसमें ये आते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, गैसेज है, लेकिन इन सब के बावजूद अर्थ की डेंसिटी सन की डेंसिटी से 4 गुना ज्यादा है। देखिए हमें पता है कि अर्थ की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ अर्थ कितनी है? डेंसिटी ऑफ अर्थ 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वहीं पे अगर हम सन की डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ सन की डेंसिटी की बात करें तो कितनी है? 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अर्थ की डेंसिटी से लगभग 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, रोटेशन पीरियड मैंने बताया था, इसका रोटेशन पीरियड सन का कितना होता है? रोटेशन अपने एक्सिस पे जो रोटेट करता है, जैसे सन है तो अपने एक्सिस पे जो रोटेट कर रहा है ये, तो इसका रोटेशन पीरियड कितना होता है? 27 डेज। ठीक है, 27 डेज। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि सन मिल्की वे गैलेक्सी में एक लैप लेने में जो टाइम लगता है वो लगता है 250 मिलियन ईयर। और उस लैप को, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? गैलेक्टिक ईयर या कॉस्मिक ईयर। ठीक है ना, वो कितना होता है? गैलेक्टिक ईयर और कॉस्मिक ईयर। ये कितना होता है? ये होता है 250 मिलियन ईयर्स। ये 250 मिलियन ईयर। मैं एक स्पेशल सेशन या स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा कंपोजिशन बताऊंगा, जिसके अंदर क्रोमोस्फीयर होगा, कोर होगा, रेडिएटिव जोन होगा, कन्वेक्टिव जोन होगा, सन का पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म समझाऊंगा। बेसिकली वो पूरा का पूरा लेक्चर सन पे ही होगा। ठीक है, उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सन की छोटी से छोटी बात से लेकर, छोटी से छोटी टर्म से लेकर बड़ी से बड़ी टर्म तक आपको सब कुछ समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स। ओके, देखिए प्लैनेट्स क्या होते हैं। प्लैनेट्स एक स्फेरिकल बॉडी होती है, लार्ज स्फेरिकल बॉडी होती है। ठीक है, जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, मींस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। पहले हमारे 9 प्लैनेट्स थे, अब हमारे 8 प्लैनेट्स है, क्योंकि
मैंने आपको बताया था प्लूटो से प्लेनेट का दर्जा छीन लिया गया है और उसे अब ड्वार्फ प्लेनेट का दर्जा दे दिया गया है। बेसिकली जो प्लैनेट्स होते हैं किस चीज के बने होते हैं, वे बेसिकली हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, इस तरह की गैसेज उनके एनवायरमेंट में, उसके उनके एटमॉस्फेयर में पाई जाती है और उनकी जो क्रिस्टल सरफेस होती है या उनकी लिथोस्फीयर होती है वो बेसिकली रॉक्स, मेटल्स एक्सेट्रा बहुत सारी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनकी बनी होती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि कुछ प्लैनेट्स गैसेस के बने होते हैं, कुछ प्लैनेट्स सॉलिड होते हैं। इस तरह से प्लैनेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैं डिविजन्स पे आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं, मैंने आपको बताया था प्लैनेट्स का क्राइटेरिया बताया था क्या होता है, बताया था मैंने आपको प्लैनेट्स का क्राइटेरिया स्टार्टिंग में कि प्लैनेट्स मस्ट ऑर्बिट द सन। ठीक है, प्लैनेट्स के पास अपनी ग्रेविटी होती है जिससे वो राउंड शेप में रहता है। ठीक है, वो अपने नेबर का जितना भी डेब्रिस होता है उसे क्लियर रखता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया था अपने अभी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में की स्टार्टिंग में। ठीक है, अब प्लैनेट्स जो है वे दो तरह के होते हैं। देखिए, दो तरह के प्लैनेट्स होते हैं और मैं आपको डिवीजन भी बताऊंगा। देखिए, ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, ये मरकरी है, मरकरी, ये वीनस, वीनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है, ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, ये हमारे सभी प्लैनेट्स हैं। ठीक है, अब सभी ये फिक्स्ड ऑर्बिट में, अपने अपने ऑर्बिट में फिक्स्ड है, ये सभी के सभी फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर। ठीक है, ये सन के चारों फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सन के चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अब देखिए, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये जो चारों प्लैनेट है, इनकी जो सरफेस है, प्लैनेट्स की जो सरफेस है, वो सॉलिड है। इन्हें इसलिए इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला जाता है। इन्हें इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला जाता है। ठीक है, ये होते हैं, इनकी कैसे होते हैं, सॉलिड, सॉलिड सरफेस होती है, सॉलिड सरफेस। ठीक है, अब बात आती है हमारी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून की। ये जो हमारे चारों प्लैनेट हैं, ये हमारे गैसियस प्लैनेट होते हैं, गैसियस प्लैनेट। इन्हें जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है, जोवियन प्लैनेट, इन्हें जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है। ये आउटर प्लैनेट होते हैं, आउटर। एक होते हैं हमारे इनर प्लैनेट, दूसरे होते हैं हमारे आउटर प्लैनेट। ये होते हैं हमारे आउटर प्लैनेट। ठीक है, और आपको मैंने बताया था मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड्स की एक बेल्ट है, एस्टेरॉइड्स की बेल्ट है, जो ये बेल्ट भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करते इन अ पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्बिट, एस्टेरॉइड बेल्ट। ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। ठीक है, ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। ठीक है, और आपको बता दिया ये इनर प्लैनेट, ये आउटर प्लैनेट, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ये गैसियस प्लैनेट, ये सॉलिड सरफेस, इनकी कैसी सरफेस है, गैसियस। इन्हें जोवियन भी कहा जाता है। जोवियन बेसिकली लैटिन नेम है जुपिटर का, जुपिटर का लैटिन नेम जोवियन है, इसलिए जोवियन प्लैनेट के नेम से ही, वो जुपिटर के जोवियन प्लैनेट के नेम से इन सभी प्लैनेट्स को दिया गया, क्योंकि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एक एक प्लैनेट के साथ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ। देखिए, अब हम मरकरी को डिटेल में पढ़ेंगे। मरकरी
की कैरेक्टरिस्टिक, उसकी स्पेसिफिकेशन को हम पढ़ेंगे। देखिए नंबर 1, देखिए एक तो हमें पता है कि मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है, और ये वेरी क्लोज टू द सन है, मतलब क्लोजेस्ट टू द सन है, ठीक है। दूसरा, मरकरी के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका मतलब वहां पे लाइफ की पॉसिबिलिटी जीरो है। क्यों? उसके पास अपना एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, दूसरा वो सन के बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है। तीसरा, मरकरी के पास अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है, जैसा कि मैंने इसमें बताया, मरकरी के पास अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है। और इसका जितने भी हमारे 8 प्लैनेट्स है, इसका जो ईयर है वो सबसे ज्यादा छोटा है। इट हैज अ शॉर्टेस्ट ईयर। देखिए कितने का है इसका शॉर्टेस्ट? 88 डेज का। 88 डेज का शॉर्टेस्ट ईयर है इसका, 88 डेज का, ठीक है, सबसे छोटा। और अब हम बात करते हैं मिशंस की। मरकरी पे कौन कौन से मिशंस गए? वैसे तो मरकरी पे क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है लाइफ की, तो वहां पे मिशंस भी बहुत कम गए, लेकिन फिर भी उसकी स्ट्रक्चर को, उसके कंपोजिशन को जानने के लिए कुछ मिशन गए जो नासा ने भेजे है। नासा ने अब तक 2015 तक की बात करें, अगर 2015 तक की बात करें, जो लेटेस्ट गया था वो 2015 तक की बात करें, अभी तक मैरिनर 10 भेजा था, फिर उसके बाद मैसेंजर भेजा था उन्होंने, ठीक है। लेकिन अभी जाक्सा, मतलब जो जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा ने, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए ने, दोनों का कंबाइंड मिशन था ये, दोनों ने भेजा है बेपी कोलंबो मिशन, जो अभी प्रोग्रेस में है, ठीक है। ये इनके मिशंस है। अब देखिए फर्स्ट क्या है? हैव नो एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं है? नो लेस लो ग्रेविटी एंड क्लोज टू द सन, ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा, कोई सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट। तीसरा क्या है? वेरी शॉर्ट ईयर, जो कि कितने का है? हमारे 88 डेज का, मैंने बताया था आपको पहले, जो हमारे 88 डेज का, वेरी शॉर्ट ईयर, ठीक है ना, वेरी शॉर्ट ईयर। फोर्थ, अब तक जो हमारे मैरिनर 10 एंड मैसेंजर, ये 2 मिशन, बल्कि वे उसकी सरफेस पे नहीं, वे उसके ऑर्बिट तक पहुंचे हैं। मैसेंजर ये नासा ने भेजे हैं, दोनों नासा ने, ये 2015 तक ये 2 मिशन वहां पे गए हैं। लेकिन जो अभी ऑनगोइंग मिशन कौन सा है? ऑनगोइंग मिशन की अगर बात करें, वो कौन सा है हमारा? वो है बेपी कोलंबो, जो जाक्सा, मतलब जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन्होंने ये 2018 में स्टार्ट किया था, जो भी प्रोग्रेस में है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट प्लेनेट वीनस की, ठीक है। इसे मैं रफ कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं वीनस की। वीनस जो अर्थ से कितनी दूरी पर है? सन से 108 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर, और इसके पास अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है। इसका रोटेशन पीरियड कितना? अपने एक्सिस पर घूमने का कितना है? 243 डेज, ठीक है, 243 डेज अपने एक्सिस पर घूमता है ये, 240। और ऑर्बिटल पीरियड, मतलब इसका ईयर कितने दिन का होता है? इसका ईयर होता है 225 डेज। और इसकी डेंसिटी भी काफी ज्यादा होती है। इसकी डेंसिटी की वजह से इसे ट्विन सिस्टर कहा जाता है, अर्थ की ट्विन सिस्टर। इसकी डेंसिटी भी अच्छी खासी होती है, 5.27 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए जो वीनस होता है, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, जैसे हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब से घिरा हुआ है, इसी तरह वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड से घिरा हुआ है।
कवर्ड विद H2SO4, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स, इनसे घिरा हुआ है, ठीक है, इनसे घिरा हुआ है। सेकंड वीनस ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि सन की जितनी भी एब्जॉर्ब नहीं करता ये कोई, क्यों H2SO4, आपको हमको पता है H2SO4 क्या है। H2SO4 में H2S है, SO2 है, दोनों क्या है, हमारी एसिड रेन का काम करती है, ठीक है। तो ये जितनी भी लाइट आती है सन की, उन सबको रिफ्लेक्ट कर देता है, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। और जिससे जो इसके चारों ओर बादल बने हुए हैं, इससे कैसा दिखाई देता है, ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का, ठीक है। और ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि ये सन की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है ये, ठीक है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि ये सन की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। और ये वेरी क्लोज टू दी सन है, सॉरी अर्थ है, क्लोज टू दी अर्थ होता है, क्लोज टू दी अर्थ है ये, अर्थ है ये। देखिए मैं अब क्लोज टू दी अर्थ पे एक आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। देखिए ये, इसे मैं रफ कर दूंगा, फिर एक बार समझा देता हूं। ये सन है, ये मरकरी है, ये वीनस है, और ये अर्थ है हमारी। देखिए अब ये सब रिवॉल्व करते हैं। जनरली ऐसा माना जाता है, ये मरकरी, ये वीनस, ये अर्थ, जनरली ऐसा माना जाता है कि वीनस अर्थ के सबसे ज्यादा नजदीक है, ऐसा माना जाता है। लेकिन नहीं, ये तभी अर्थ के सबसे ज्यादा नजदीक है जब ये तीनों एक प्लेन में होते हैं। जब ये तीनों एक प्लेन में होते हैं तभी ये अर्थ के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। लेकिन हमें पता है मरकरी सबसे फास्ट रिवॉल्व करता है, 88 डेज में, मैंने आपको बताया था 88 डेज में रिवॉल्व करता है। तो इसकी स्पीड ज्यादा होती है और इसकी स्पीड स्लो होती है। क्यों? क्योंकि ये कितने टाइम में रिवॉल्व करता है, 225 डेज में। तो ज्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब अराउंड 75 to 80% टाइम जो अर्थ के क्लोज होता है वो वीनस होता है, वीनस सॉरी मरकरी होता है। मरकरी अर्थ के ज्यादा क्लोज होता है। लेकिन जनरली सभी बुक्स में, सभी नोट्स में लिखा हुआ है कि वीनस नजदीक है, लेकिन नहीं, ये फैक्ट है। ये एक प्लेन की बात करते हैं सिर्फ, मैं आपको रिवोल्यूशन के साथ हर प्लेन की बात कर रहा हूं। तो ज्यादा टाइम ये मरकरी अर्थ के ज्यादा क्लोज होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, वीनस का जो वॉल्यूम है, शेप है, वेट है, डेंसिटी, ये सभी, क्योंकि डेंसिटी 5.27 है, ठीक है। वॉल्यूम इसका अर्थ के इक्वल है क्योंकि वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, ये सभी सेम है। किसके? अर्थ के, मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम है। इसलिए इसे क्योंकि सेम है इसलिए इसे अर्थ ट्विन भी कहा जाता है, अर्थ ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। इसलिए इसे अर्थ ट्विन भी कहा जाता है, अर्थ ट्विन भी कहा जाता है इसे, ठीक है। इसलिए इसे अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। इस वजह से इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट बहुत ज्यादा चमकता है। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है इसे, इवनिंग स्टार, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्राइट है ये, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राइट है। इस वजह से इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, जैसे कि मैंने बताया था कि H2SO4 के क्लाउड इसके एटमॉस्फेयर में है, जिससे सन की जो रेज है वे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। सन की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है। इस वजह से इसका जो ऊपर से जब सैटेलाइट से इसे देखा जाता है तो इसका कलर ऑरेंज दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऑरेंज प्लैनेट भी बोलते हैं। इसे ऑरेंज प्लैनेट भी बोला जाता है, इसे ऑरेंज प्लैनेट भी बोला जाता है। कितनी बार एग्जाम में आ जाता है ऑरेंज प्लैनेट, क्यों कहते हैं इसे, तो इसकी वजह से, और सन के रिफ्लेक्शन, सन की लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से। और इसके बाद मैंने बताया था इसके पास अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट,
सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है सभी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, सभी वेस्ट टू ईस्ट, सभी के सभी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट, जितने भी अर्थ है जैसे जितने भी प्लैनेट है वे सभी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं सभी। लेकिन वीनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। ईस्ट टू वेस्ट रोटेट, इसका रोटेशन जो होता है ईस्ट टू वेस्ट, कैसे? अगर ये इसका एक्सिस है तो ये ऐसे रोटेट करता है, ऐसे, ठीक है ना? ये ईस्ट टू वेस्ट ऐसे ना करके ये ऐसे रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, ठीक है? और वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। क्यों? देखिए, हॉटेस्ट तो होना चाहिए था कौन सा? मरकरी, क्योंकि उसके नजदीक है, लेकिन नहीं, मरकरी सबसे ज्यादा हॉटेस्ट नहीं है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है वीनस, क्योंकि 96% जो एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, कार्बन डाइऑक्साइड का 96% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, हमें पता है, इसलिए हॉटेस्ट प्लैनेट है, हॉटेस्ट, इसलिए हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है? इसलिए ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है? और इसका जो रोटेशन है, रोटेशन देखिए 243 डेज, 243 डेज इसका रोटेशन है, इसका रोटेशन स्लोएस्ट रोटेशन है इसका, ठीक है? तो लेकिन अब हम इस पे बात करते हैं एक्सप्लोरेशन की, इस पे, क्योंकि हमें पता है कि 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत हॉटेस्ट प्लैनेट है, तो इस पे एक्सप्लोरेशन भी बहुत टफ है। लेकिन फिर भी, क्योंकि हमें पता ही था कि कोल्ड वॉर के टाइम पे सोवियत यूनियन और यूएसए में आपस में जंग छिड़ी रहती थी उस टाइम पे, तो दोनों में लगी रहती थी कौन पहले जाएगा, कौन पहले जाएगा। तो उस टाइम पे सोवियत यूनियन ने बाजी मार ली थी, सोवियत यूनियन ने 1981 में, अब तक का जो रिकॉर्ड है, अब तक कोई सैटेलाइट गई, कोई भी सैटेलाइट गई, वो कोई 15 मिनट रही, कोई 59 मिनट रही, लेकिन उसकी जो सैटेलाइट थी सोवियत यूनियन की, अब तक की सबसे ज्यादा टाइम तक रुकने वाली सैटेलाइट थी, 2 घंटे तक रुकी थी वो, 2 घंटे तक। वेनेरा सैटेलाइट, वेनेरा सैटेलाइट, सोवियत यूनियन, ध्यान रखना, सोवियत, उस टाइम पे सोवियत यूनियन था, फिर इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था 1992 में, ठीक है? सोवियत यूनियन की 1981 में, जो इसकी सबसे ज्यादा टाइम, रिकॉर्ड टाइम था, ध्यान रखना, रिकॉर्ड टाइम 2 आवर्स ओनली, 2 घंटे तक टिक पाई थी वो वहां पे, देख रहे हो, 2 घंटे तक टिक पाई थी। लेकिन अभी नासा ने अनाउंस किया है कि 2031 में, 2031 में दाविंची मिशन वे भेजेंगे, दाविंची मिशन जो उनका अपकमिंग मिशन है, अपकमिंग मिशन जो है, अपकमिंग मिशन जो है नासा का, वो है दा विंची मिशन, जो 2031 में भेजेंगे, ठीक है? ये इसके बारे में था। अब हम पढ़ेंगे अर्थ, अब हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ की बात करें, अगर हम अर्थ की बात करें तो कितनी दूरी पे है ये? वैसे तो ये 149 है, लेकिन इसे अप्रोक्सीमेट 150 किलोमीटर की बात लिख देते हैं। और नंबर ऑफ सैटेलाइट 1 है, जो कि हमारा मून है। रोटेशन पीरियड कितना है? रोटेशन पीरियड अपने ऑर्बिट पर जो घूमता है, कितना है रोटेशन पीरियड? 23 घंटे 56 मिनट, पूरे 24 घंटे में, ध्यान रखना, 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स। और ऐसे ही ऑर्बिटल पीरियड कितना है? 365.25 डेज, ठीक है? डेंसिटी 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर, इसकी हाईएस्ट डेंसिटी है, सभी के सभी 9 प्लैनेट्स में इसकी हाईएस्ट डेंसिटी है। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, देखिए डिटेल में। फर्स्ट, ओनली प्लैनेट्स दैट हैज लाइफ, ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ, केवल एक प्लैनेट है, ठीक है? हाईएस्ट डेंसिटी
जब हाईएस्ट की बात कर रहा हूं इसका मतलब सभी 9 प्लैनेट की, मैं पूरे सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूं उस टाइम पे, पूरे सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूं। और जब हम स्पेस से अपनी अर्थ को देखते हैं तो ब्लू ग्रीन कलर की दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है ब्लू ग्रीन कलर की? क्योंकि ब्लू दिखाई देती है वो हमारे वाटर, जो यहाँ पे वाटर सिस्टम है अर्थ पे, उसकी वजह से ब्लू दिखाई देती है, रिफ्लेक्शन की वजह से, अर्थ सन की लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से वो ब्लू दिखाई देती है। और वहीं पे हम अगर लैंड मास की बात करें, क्योंकि इस पे वेजिटेशन बहुत ज्यादा है, उसके रिफ्लेक्शन की वजह से ग्रीन दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है ऊपर से? ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन दिखाई देती है, नीली और हरी दिखाई देती है, ठीक है ना, नीली और हरी दिखाई देती है। इसके पास अपनी एक सैटेलाइट है मून, मून इसकी अपनी सैटेलाइट है, ठीक है। और अर्थ जो है अपने एक्सिस पर, इस अर्थ अपने एक्सिस पर, अगर इसके प्लेन की बात करें, इसका प्लेन है तो अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अर्थ ऐसे नहीं है, इसका एक्सिस ऐसे है, ऐसे ना हो गया, अर्थ का एक्सिस ऐसे है, 23.5 ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, ध्यान रखना, इतने एंगल पर ये झुकी हुई है, ठीक है ना। अर्थ का जो एक्सिस है वो इतने एंगल पर झुका हुआ है। इसी वजह से झुके होने की वजह से, क्योंकि सन की तो लाइट आती है, इस वजह से 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, इसी का कारण है, ठीक है ना। ये इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थी, और तो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जियोलॉजी में, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्लेनेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट, मार्स। अब आते हैं मार्स पे। मार्स, देखिए अब हम बात करेंगे मार्स की। मार्स, जिसे हम हिंदी में मंगल भी बोलते हैं, मंगल ग्रह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सन से कितनी दूरी पे है? सन से 228 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है, मिलियन किलोमीटर, ठीक है ना। और इसके पास सैटेलाइट कितनी है? 2 सैटेलाइट है, एक फोबोस और एक डेमोस। मैंने आपको बता रहा हूं, एक फोबोस और एक एग्जाम में सबसे ज्यादा आती है ये, और एक डेमोस, डेमोस, ठीक है। और डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कितनी है? इसकी डेंसिटी अर्थ से कम है, लेकिन फिर भी उसके आसपास है, 3.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका ऑर्बिटल पीरियड, मतलब कि इसका वर्ष कितने दिन का होता है, कितने दिन का, अगर अर्थ से कंपेयर किया जाए, अर्थ से कंपेयर किया जाए तो इसका जो वर्ष होता है वो 1.88 ईयर्स का, मतलब अर्थ के लगभग 2 गुना, 2 गुने से कम होता है लेकिन लगभग 2 गुना मान लेते। लेकिन इसका रोटेशन पीरियड अर्थ के 98% इक्वल होता है, 24 आवर्स 37 मिनट, 24 आवर्स 37 मिनट्स, 37 मिनट्स। अब हम इसे थोड़ा इसे डिटेल में देखते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। देखिए, हमें पता है कि इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट कहा जाता है इसे। क्यों कहा जाता है इसे? हमें पता है कि इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे रेड प्लैनेट? क्योंकि इसकी सरफेस पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, इस वजह से इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से, इस वजह से इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। जब इस पे मिशन गए थे, तो मिशन जब गए थे तो सैटेलाइट से पता चला था कि इस पे हमारी जो माउंट एवरेस्ट है, हमारी माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 मीटर हमारी माउंट है। लेकिन इस पे एवरेस्ट, एक इस पे पीक है, एक पीक है इसका माउंटेन, निक्स ओलंपिका, निक्स ओलंपिका के नाम से, जो कि हमारी माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। निक्स ओलंपिका, निक्स याद रखना, एक बहुत बार एग्जाम में आया है, निक्स ओलंपिका, 3 टाइम्स हाईएस्ट, हाई देन माउंट एवरेस्ट, ध्यान रखना, देन माउंट एवरेस्ट, 3 टाइम्स, 3 गुना
3 गुना ज्यादा होता है, ये 3 गुना। देख रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में 100% आता है, ये तो आता ही आता है, और ये भी 100% एग्जाम में आ ही जाता है, हर साल 2, 4, 10 एग्जाम में हर वर्ष आता है। ठीक है, इसकी 2 सैटेलाइट है, मैंने बताया था, 2 सैटेलाइट है, डेमोस एंड फोबोस, मैंने बताया था, ये इसकी 2 सैटेलाइट है, डेमोस एंड फोबोस। ठीक है, अब हम इसके एटमॉस्फेयर की बात करें, क्योंकि इस पे साइन मिले हैं, इस पे लाइफ की पॉसिबिलिटी के साइन मिले हैं, और इस पे वाटर के भी साइन मिले हैं, तो क्योंकि इस पे साइन ऑफ वाटर एंड पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, इसके यहां पे पता चला है, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, इन चीजों का यहां पे पता चला है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ मिशंस भेजे गए थे, क्योंकि यहाँ पे पता चला है कि साइन कि यहाँ पे वाटर भी है, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि वाटर है तो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो इससे पता चला जब मिशन भेजे कि वहां पे गैसेस का कंपोजिशन क्या क्या है, तो वहां पे जो मेनली जो गैसेस मिली जिनकी थिन लेयर है, इसके एटमॉस्फेयर में थिन लेयर है, किन किन गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की और आर्गन की, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड आर्गन की, वहां पे थिन लेयर है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसके मिशंस की, बहुत सारे मिशन भेजे गए मार्स पे। वाइकिंग्स था सबसे पहला, पाथफाइंडर भेजा गया, मार्स ओडिसी भेजा गया, वाइकिंग्स भेजा गया, पाथफाइंडर, मार्स ओडिसी भेजा गया है, क्यूरोसिटी भेजा गया है, बहुत सारे। लेकिन इंडिया की तरफ से जो पहला मिशन भेजा गया था, इंडिया की तरफ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले मैं औरों के नाम लिख देता हूं, जैसे वाइकिंग्स हो गया, वाइकिंग्स भेजा गया, वाइकिंग्स, पाथफाइंडर भेजा गया, क्यूरोसिटी भेजा गया, ये सब भेजे गए। ठीक है ना, ओडिसी भेजा गया, ठीक है ना, मार्स ओडिसी बहुत फेमस था। लेकिन इंडिया की तरफ से नवंबर 2013 में मिशन भेजा गया, जिसे कहा गया मोम मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, इंडिया की तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोम इंडिया की तरफ से, इसरो की तरफ से भेजा गया ये मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये 2013 में भेजा गया, 2013 में। लेकिन सितंबर 2022 में कॉन्टैक्ट खत्म होने की वजह से इस मिशन को वहीं पर खत्म कर दिया गया है। एंड कब हुआ इस मिशन का? सितंबर 2022। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया की तरफ से भेजा गया था, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया वाज द 4th कंट्री दैट टाइम, रशिया, यूएसए, जापान और फिर इंडिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्लेनेट, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट प्लेनेट पढ़ेंगे अब हम, खोल लीजिए। नेक्स्ट प्लेनेट हमारा होगा जुपिटर, जिसके बारे में हम थोड़ा लिखेंगे। देखिए, मार्स के बाद जुपिटर आता है। अगर हम यहां पे जुपिटर की बात करें, जुपिटर की सन से कितनी दूरी है? 779 मिलियन किलोमीटर। सैटेलाइट्स जुपिटर के पास आज के टाइम में 92 सैटेलाइट्स है। रोटेशन पीरियड, अगर इसके हम रोटेशन पीरियड की बात करें, अपने एक्सिस पर कितनी, ये इतनी तेज रोटेट करता है, बहुत तेज। ये 5 आवर्स 56 मिनट इसका रोटेशन पीरियड है, 5 आवर्स एंड 56 मिनट इसका रोटेशन पीरियड है। और इसका ईयर कितने टाइम में होता है, मतलब इसका ऑर्बिटल पीरियड कितना है? 11.9 डेज।
और क्योंकि अब हमें पता है कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ये सभी के सभी आउटर प्लैनेट्स है और ये गैसेस प्लैनेट है, इसलिए इनकी डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है कम होगी। तो इसकी डेंसिटी है 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो ये लार्जेस्ट प्लैनेट है। सबसे पहली बात ये लार्जेस्ट प्लैनेट है, पूरे हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट। इतना लार्ज है, लार्जेस्ट प्लैनेट इतना लार्ज है कि इसके अंदर अराउंड 1300 अर्थ फिट हो सकती है। 1300 अर्थ फिट, कम से कम 1300, इतना बड़ा है ये। ठीक है, ये बहुत बड़ा है और ये फास्टेस्ट रोटेटिंग है। देखिए मैंने बताया था 5 आवर्स 56 मिनट, तो अपने एक्सिस पर इतनी तेज रोटेट करता है, बहुत तेज रोटेट, तो फास्टेस्ट रोटेटिंग है। ध्यान रखना, फास्टेस्ट रोटेटिंग, फास्टेस्ट रोटेटिंग है ये। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है, क्योंकि इसके पास अर्थ से ज्यादा ग्रेविटी है, ठीक है ना, और इस वजह से इसके पास ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, क्योंकि इसकी अर्थ से ज्यादा ग्रेविटी है। ग्रेविटी जो है इसकी मोर देन अर्थ, इसकी अर्थ से ज्यादा ग्रेविटी, इसी वजह से इसके पास सैटेलाइट भी ज्यादा है। क्योंकि मैंने बताया ग्रेविटेशनल फील्ड का काम क्या होता है कि अपने चारों ओर जितना भी डेब्रिस है जो भी है उन्हें अट्रैक्ट करना। ठीक है ना, और क्योंकि गैसियस प्लैनेट है, इनकी जो सरफेस है सॉलिड नहीं है, सॉलिड तो है नहीं। जनरली इसकी जो सरफेस है, इसका जो एटमॉस्फेयर है, किस चीज से बना रहता है? जनरली वो गैसेस का बना होता है। कौन कौन सी गैसेस होती है उसमें हाइड्रोजन होती है, हीलियम होती है, अमोनिया होती है, मीथेन होती है। देखिए हाइड्रोजन होती है, हीलियम होती है, अमोनिया होती है, मीथेन होती है। ठीक है ना, ये इसके अंदर गैसेस होती है, ये गैसेस अधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिए अब जुपिटर के पास कितने सारे मून्स हैं? ये सभी इसके मून्स है, सैटेलाइट्स हैं। लेकिन जुपिटर के पास 4 मून ऐसे हैं जिन्हें अलग नाम से जाना था। जो गैलीलियो थे, साइंटिस्ट गैलीलियो ने डिस्कवर किए थे, उनके नाम से इन्हें जाना जाता है। उन्हें गैलीलियन सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। वे कौन से? लो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो। 4 गैलीलियन सैटेलाइट्स या मून ऐसे है, जिनका नाम क्या है? फर्स्ट क्या नाम है? लो, यूरोपा, गैनीमीड। और गैनीमीड के बारे में बता दूं मैं आपको, गैनीमीड सबसे बड़ी सैटेलाइट है। जितनी भी सैटेलाइट्स है हर प्लैनेट की, उनमें सबसे बड़ी सैटेलाइट गैनीमीड है। ठीक है, फिर आता है कैलिस्टो। इन चारों को गैलीलियन सैटेलाइट भी कहा था, क्योंकि गैलीलियो ने इनकी खोज की थी, गैलीलियो ने इन्हें देखा था। ठीक है, फिर गैनीमीड जो सैटेलाइट है वो पूरे सोलर सिस्टम की, गैनीमीड मैंने बताया था, जैसे गैनीमीड लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है गैनीमीड सबसे बड़ी सैटेलाइट है। इस पे अभी नासा ने जो अपना मिशन भेजा था, जूनो 2016 पे भेजा था, जुपिटर पे जो मिशन भेजा था, जुपिटर पे जो मिशन है वो जूनो, बहुत फेमस मिशन है वो जूनो, 2016 में ये नासा ने भेजा था। बहुत फेमस मिशन है, ये आता है क्वेश्चन में, कितनी बार आ चुका है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सैटर्न। ठीक है, ये या तो इसे मेरे साथ उतार लिया कीजिए या फिर पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न की बात करते हैं। देखिए सैटर्न इसका सन से कितना डिस्टेंस है? 1434 मिलियन किलोमीटर की। और इसके पास बहुत ज्यादा सैटेलाइट है। अभी मई 2023 में कुल 62 सैटेलाइट्स का पता चला है, जिसके साथ इसकी टोटल सैटेलाइट अभी मई 2023 की अभी बात कर रहा हूं, 4 महीने पहले की,
तो उसमें 62 सैटेलाइट्स का पता चला था, जिसके बाद इसकी टोटल सैटेलाइट हो गई 145, जिसके बाद इसकी सैटेलाइट जुपिटर से भी ज्यादा हो गई। ठीक है ना, इसके पास अब 145 सैटेलाइट्स हो गई। ठीक है, अब इसका जो ऑर्बिटल पीरियड इसका 29.5 ईयर्स का है, बहुत ज्यादा है इसका ऑर्बिटल पीरियड, लेकिन नेपच्यून से कम है, लेकिन इसका जो ऑर्बिटल पीरियड है वो 29.50 ईयर्स का है। अब आते हैं रोटेशन, क्योंकि मैंने रोटेशन का बताया था, जुपिटर का हाईएस्ट है 5 आवर समथिंग है। ठीक है, अब सैटर्न का जो रोटेशन पीरियड है वो 10 आवर्स 39 मिनट। ठीक है, अब आते हैं डेंसिटी, क्योंकि मैंने बताया था कि ये गैसियस प्लेनेट है, आउटर प्लेनेट है, तो इसकी डेंसिटी ऑब्वियस है कम होगी। और सैटर्न की डेंसिटी जितने भी प्लेनेट है हमारे 8 के 8, सबसे कम डेंसिटी सैटर्न की है 0.69, मतलब कि वाटर से भी कम। वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, इसकी वाटर से भी कम डेंसिटी है। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, हमें पता है कि लीस्ट डेंस प्लैनेट है सैटर्न जो है लीस्ट डेंस प्लैनेट, लेकिन इन सब के बावजूद इसे जो स्पेस से देखा जाता है, सैटेलाइट से देखा जाता है, ये येलो कलर का दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसे मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट भी कहा जाता है। क्योंकि जब ऊपर से देखते हैं तो येलो कलर का बहुत सुंदर प्लैनेट दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट है सोलर सिस्टम का हमारे। येलोइश अपीयरेंस, ध्यान रखना, येलोइश अपीयरेंस, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट। ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट है। ठीक है, अब कहते हैं ये, क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, जुपिटर, तो सेकंड नंबर पे आता है हमारा सैटर्न सेकंड नंबर पे। लेकिन सैटर्न के चारों ओर कुछ रिंग्स जो कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। सैटर्न जो है रिंग्स से घिरा हुआ है, जो उसके चारों ओर, जैसे सैटर्न है, ये प्लेनेट है सैटर्न, तो इसके चारों ओर कुछ रिंग्स है, इस तरह इसके चारों ओर रिंग्स है, जो बताऊंगा मैं ये किसकी बनी हुई है। इसके चारों ओर ये रिंग्स है, लेकिन ये रिंग्स हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ये देखी जाती है हबल टेलीस्कोप से, देखी जाती है। ठीक है ना, क्योंकि जो रिंग्स किसकी बनी रहती है, ये आइस पार्टिकल और डस्ट पार्टिकल्स की बनी रहती है, आइस पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स की ये रिंग्स बनी रहती है। जो प्रीमोर्डियल डस्ट पार्टिकल कौन सा होता है, जब हमारा यूनिवर्स बना था उस टाइम पे ये रिंग्स जो है बनी रहती है, प्रीमोर्डियल डस्ट प्लस आइस, और ये आइसी रिंग्स होती है, इन्हें आइसी रिंग्स भी कहा जाता है, पार्टिकल्स की बनी रहती है। ठीक है, इस तरह की रिंग्स होती है। अब बात करते हैं इसके एटमॉस्फेयर की, इसका एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है। इसके एटमॉस्फेयर, क्योंकि हमें पता है, मैंने बता चुका हूं कि ये गैसियस प्लेनेट है, तो ऑब्वियस है इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, हाइड्रोजन है तो फिर हीलियम भी होगी। जहां हाइड्रोजन होगा ध्यान रखना वहां पे हीलियम होगी, क्योंकि हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है आपस में रिएक्शन करेंगे, जिससे हीलियम का बनना तय है, उस वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, इसी वजह से वो हॉट हो जाएगा वो प्लेनेट। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, और इसके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी बहुत ज्यादा मात्रा में है, लगभग 90% की क्वांटिटी में, लगभग 90%। हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, और 90% नाइट्रोजन भी है। 90% नाइट्रोजन, ध्यान रखना, 90% नाइट्रोजन। और क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है, और इस वजह से कुछ मात्रा में वहां पे पॉइजनस गैसेस मिली, जो HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड, HCN पॉइजनस गैस है, जो इसके एटमॉस्फेयर में पाई गई है। इसका जो बहुत फेमस, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार एग्जाम में आया, यूपीएससी में भी आया, पीसीएस में भी आया, अदर एग्जाम्स में, यूपीएससी में 2 बार आया, एक बार 97 में आया था। इसका जो सबसे ज्यादा फेमस
इसका सैटेलाइट है, इसका मून है, वो है टाइटन। टाइटन जो सेकंड लार्जेस्ट है गैनीमीड के बाद, गैनीमीड बताया था मैंने जुपिटर का, गैनीमीड के बाद जो इसकी सैटेलाइट है टाइटन, ध्यान रखना टाइटन सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट, सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट इसकी टाइटन सैटेलाइट है, सेकंड लार्जेस्ट सोलर सिस्टम की। तो ये अकेली ऐसी सैटेलाइट है, जितनी भी सैटेलाइट है जिसपे पाया गया, क्योंकि मैं बताऊंगा कैसे पाया गया, कैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि उस पे लाइफ पॉसिबल है, कैसे, क्योंकि वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन रिच है, नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है वहां का, नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है, नाइट्रोजन रिच, और वहां पे पाया गया कि लाइफ पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल है वहां पे। ठीक है, कैसे, अब मैं ये बताऊंगा कैसे इस बात का पता चला कि लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे एक मिशन भेजा गया था सैटर्न पे, नासा की तरफ से एक मिशन भेजा गया था, कैसिनी ह्यूगेंस, कैसिनी ह्यूगेंस भेजा गया था, कैसिनी ह्यूगेंस बहुत फेमस है ये, ध्यान रखना, कैसिनी ह्यूगेंस। अब ये दो नाम है, दोनों नामों का बताऊंगा क्या है मतलब। कैसिनी ह्यूगेंस एक मिशन भेजा गया था सैटर्न पे, सैटर्न पे मिशन भेजा गया था 1990, जिसे वहां तक पहुंचने में 7 साल लगे, 1997 में भेजा गया था, और वहां तक पहुंचने में से 7 साल लगे, और वहां पे जब पहुंचा उसके ऑर्बिट में पहुंचा, सरफेस पे नहीं पहुंचा, ऑर्बिट में पहुंचा वो 2004 में, और जो कब तक रहा, 13 इयर्स तक, 13 इयर्स तक रहा, 13 इयर्स तक वहां पे रहा, 13 इयर्स तक रहा वहां पे, 13 इयर्स तक रहा। अभी वो 2017 में उसे बंद कर दिया गया। अब मैंने बताया था ये क्या है और ये क्या है। कैसिनी तो गया था जुपिटर पे, तो सॉरी, कैसिनी तो गया था हमारा सैटर्न पे, ध्यान रखना, और ह्यूगेंस गया था हमारा टाइटन पे, जिससे हमें पता चला था कि वहां पे नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, और वहां पे इस वजह से लाइफ की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूगेंस की वजह से, ह्यूगेंस, ठीक है, ह्यूगेंस की वजह से। अब हमारा आता है नेक्स्ट प्लेनेट, नेक्स्ट यूरेनस। अब हम यूरेनस को पढ़ेंगे। यूरेनस और नेपच्यून दोनों को सिमिलर प्लेनेट भी कहा जाता है, लेकिन हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, जिससे आपकी समझ में ज्यादा आए। ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, और स्मार्टली पढ़ेंगे। आता है हमारा यूरेनस, यूरेनस जिसे हिंदी में अरुण ग्रह भी कहा जाता है। यूरेनस ये सन से कितनी दूरी पे, 2873 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है, मिलियन किलोमीटर, 7823। और इसके पास अपनी सैटेलाइट्स है, ऐसा नहीं कि इसके पास सैटेलाइट, इसके पास भी अच्छी खासी सैटेलाइट, 27 सैटेलाइट्स है इसके पास, 27। और बात आती है अब इसके ऑर्बिटल पीरियड और इसके रोटेशन पीरियड की। रोटेशन पीरियड इसका होता है 17 घंटे 14 मिनट का, 17 आवर्स 14 मिनट। और ऑर्बिटल पीरियड मतलब कि उसका वर्ष कितने टाइम में वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व होता है, वो कितना है इसका, 84 इयर्स, 84 इयर्स, इतने टाइम में ये रिवॉल्व होता है। क्योंकि मैंने बताया था ये सभी चारों के चारों आउटर प्लैनेट्स जो है ये गैसियस है, तो ये ऑब्वियस है इनकी डेंसिटी भी कम होगी, लेकिन सबसे कम डेंसिटी किसकी थी, मैंने बताया सैटर्न की बताया था, लेकिन इसकी भी काफी कम डेंसिटी है, 1.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने बताया था यूरेनस और नेपच्यून दोनों एक साथ होते हैं, क्योंकि दोनों की डेंसिटी लगभग सेम है, दोनों की डेंसिटी लगभग सेम है। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यूरेनस को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए अभी तक, जब तक लगभग 1781 से पहले तक हमें सिर्फ 6 प्लैनेट्स का पता था, 6 प्लैनेट्स का पता था, लेकिन 1781 में यूरेनस को डिस्कवर किया गया, किसने, सर विलियम हर्शल ने। 1781 में सर विलियम हर्शल ने इसको डिस्कवर किया था, यूरेनस को, ठीक है ना। और ये यूरेनस मैंने
एक आपको एक एक्सेप्शन दिया था वीनस का। एक बात ध्यान रखना, वीनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है और सभी प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। सभी प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन वीनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। इसी तरह यूरेनस हमें लगता है जब देखते हैं कि यूरेनस नॉर्थ टू साउथ रोटेट कर रहा है, लेकिन नहीं, वो अपने एक्सिस पर इतना ज्यादा टिल्ट है वो अपने एक्सिस पर करता तो वो ईस्ट, ये भी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट ही है, ये भी ईस्ट टू वेस्ट ही रोटेट करता है। रोटेशन क्या है इसका, ईस्ट टू वेस्ट है, लेकिन इसका जो झुकाव है इस प्लेनेट का, ये बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से ये ऐसे घूमता है। और लगता क्या है कि ये इधर से इधर घूम रहा है, साउथ टू नॉर्थ ऐसे घूम रहा है, लेकिन नहीं, ये ईस्ट टू वेस्ट ही रोटेट करता है, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है। और इसका जो एटमॉस्फेयर होता है, ये बहुत ठंडा प्लेनेट होता है, आइसी एटमॉस्फेयर होता है, अराउंड 170 डिग्री, -170 डिग्री टेम्परेचर होता है इसका, -170 डिग्री। और इसके एटमॉस्फेयर में ज्यादातर मीथेन पाई जाती है, जिससे वहां पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस पे वैसे अभी नासा ने और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस पे सैटेलाइट भेजने का सोचा है। वैसे सैटेलाइट तो जाना इस पे पॉसिबल नहीं है, इसके ऑर्बिट में भेजने की सोची है, लेकिन अभी नहीं है। 2050 तक इन्होंने मिशन को तैयार किया है, 2050 तक की इस पे सैटेलाइट भेजी जाएगी। इस पे ज्यादातर कंसंट्रेशन मीथेन का होता है। 2050 तक इसमें सैटेलाइट भेजने की सोच रहे हैं, अभी तक वैसे कोई ज्यादा गई नहीं है। अब बात नेक्स्ट हमारा प्लेनेट आएगा नेपच्यून। देखिए, अगर हम नेपच्यून, ये फारदेस्ट प्लेनेट है, ध्यान रखना, फारदेस्ट प्लेनेट। और मैंने बताया था इसकी डेंसिटी और यूरेनस की डेंसिटी सेम है, ठीक है ना। नेपच्यून कितनी दूर है, 4495 किलोमीटर, 4495 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे सन से ये लोकेट है। सैटेलाइट्स, इसके पास भी अपनी सैटेलाइट्स है, कुछ सैटेलाइट्स है। इसकी अपनी सैटेलाइट कितनी है, 14 सैटेलाइट्स है। अब देखिए, जितनी दूर रहेगा, सीधी सी बात है, इसका रिवॉल्विंग पीरियड उतना ज्यादा होगा। इसका रिवॉल्विंग पीरियड सबसे ज्यादा है, मतलब कि अपने नजदीक वाले से भी दो गुने के बराबर, अपने नजदीक वाला। इसके नजदीक कौन सा है, यूरेनस, और उसका कितना है रिवॉल्विंग पीरियड, उसका 84 ईयर्स, और इसका है 164 ईयर्स, उससे भी दो गुना है, ठीक है ना। इसका इतना ज्यादा रिवॉल्विंग पीरियड है, ठीक है। और इसका अब रोटेशन पीरियड, तो फास्टेस्ट रोटेटिंग कौन सा है, जुपिटर, मैंने बताया था 5 आवर्स 56 मिनट का बताया था। अब ये, क्योंकि ये भी गैसेस प्लेनेट, लेकिन इसका रोटेशन पीरियड यूरेनस से कम है। अगर हम गैसेस प्लेनेट की बात करें तो गैसेस प्लेनेट में सबसे ज्यादा रोटेशन पीरियड है यूरेनस का, 17 घंटे का बताया था मैंने, लेकिन इसका उससे कम है, 16 आवर्स 7 मिनट का रोटेशन पीरियड, 16 आवर्स 7 मिनट का, 164 ईयर्स। और डेंसिटी इसकी मैंने बताया था, ये बिल्कुल यूरेनस के इक्वल इसकी डेंसिटी है, 1.60 इसकी डेंसिटी है, और उसकी 1.70 थी, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, डिटेल में इसे पढ़ते हैं। अब नेपच्यून, अगर हम नेपच्यून की बात करें तो ये फारदेस्ट प्लेनेट है, ये फारदेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, ये फारदेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। अगर हम नेपच्यून की बात करें, अब ये फारदेस्ट प्लेनेट है, इसे डिस्कवर कब किया गया, क्योंकि मैंने बताया भाई 1781 में तो यूरेनस को डिस्कवर किया गया था। 1781 में किसने किया था, सर विलियम हेर्शल ने किया था। अब इसे किसने डिस्कवर किया, ये भी डिस्कवर किया हुआ प्लेनेट है नेपच्यून भी। नेपच्यून को 1846 में सर जे गैले, ध्यान रखना, 1846 में
1846 में इसको डिस्कवर किया गया, सर जे गैले। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना, याद कर लेना, सर जे गैले ने। और ये एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेनेट है, जैसे कि मैंने यूरेनस का बताया था, उसका भी -170 डिग्री टेम्परेचर था, डिग्री सेंटीग्रेड, और ये इसका जो टेम्परेचर जाता है, हाईएस्ट टेम्परेचर जाता है -200 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है। और ये एक्सट्रीमली सबसे ज्यादा कोल्ड प्लैनेट है, कोल्ड प्लैनेट, एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट है ये, एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड। और इसके एटमॉस्फेयर में जो गैसेस पाई जाती है वे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन पाई जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, जो कि आइस बैग्स बने रहते हैं, जिनके आइस बैग्स बने रहते हैं, आइस बैग्स, आइस शीट्स बनी रहती है उनकी, ठीक है ना, क्योंकि एक्सट्रीमली कोल्ड है। अब इसका जो प्लेनेट है, इसका जो प्लेनेट है, जो इसका अपना जो सबसे बड़ा प्लेनेट है वो है ट्राइटोन। ट्राइटोन इसका सबसे बड़ा प्लेनेट है, नेपच्यून का ट्राइटोन, ट्राइटोन नेपच्यून का लार्जेस्ट प्लेनेट है, सैटेलाइट, सॉरी सैटेलाइट, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ नेपच्यून, ट्राइटोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। आज मैंने आपको ये पढ़ाया है। अब इसमें एक टॉपिक रह जाता है हमारा, प्लूटो। प्लूटो को मैं अलग से प्लूटो की एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि प्लूटो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले वो हमारा प्लेनेट हुआ करता था, अब वो हमारा प्लेनेट नहीं रहा, अब वो एक ड्वार्फ प्लेनेट हो गया, अब वो एक ड्वार्फ प्लेनेट बन गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या कंडीशंस आई थी कि पहले वो प्लेनेट था, फिर ऐसी क्या कंडीशन बनी कि वो प्लेनेट नहीं रहा, वो ड्वार्फ प्लेनेट बन गया। इन सभी जानकारियों को मैं आपको अपनी एक पर्टिकुलर वीडियो में, अपनी नेक्स्ट वीडियो में या किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में दूंगा। इन सभी के सोलर सिस्टम और जितने भी प्लैनेट्स हैं, इन सभी के नोट्स मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे डाल रखे हैं, वहां से आप उन्हें डाउनलोड कर लेना, ठीक है। थैंक यू।